नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर है। रेस्क्यू चल रहा था कोल्ड स्टोरेज का, लेकिन बुरी खबर यह है कि रेस्क्यू के दौरान ही एक हिस्सा फिर से गिर गया है कोल्ड स्टोर का। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर कोल्ड स्टोर का मलबा गिरा है। हादसे में फायर कर्मी के घायल होने की खबर है। ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ और पुलिस की टीम बाल बाल बच गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद रोड कोल्ड स्टोर में यह हादसा हुआ है। यहां पर एनडीआरएफ को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जा रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू के दौरान भी कोल्ड स्टोर का एक हिस्सा गिर गया। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर के पास कोल्ड स्टोर का मलबा गिरा है। हादसे में फायर कर्मी के घायल होने की खबर है। ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम बाल बाल बच गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद रोड कोल्ड स्टोर में यह हादसा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है और ये जो दूसरा हिस्सा मलबे का गिरा है, क्या नीचे दबे लोग हैं उनके लिए खतरा बढ़ रहा है इससे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये अभी रेस्क्यू के दौरान दोबारा हादसा हुआ है, जिसमें जो कोल्ड स्टोर की एक दीवार थी वो दोबारा गिर चुकी है, जिसमें जो नीचे ट्रैक्टर खड़ा था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जो ट्रैक्टर चालक था उसने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि एक जो फायर कर्मी है वो भी घायल बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए जो रेस्क्यू है वो रोका गया था, ताकि जो वहां से मलबा है वो दोबारा से हटाया जा सके। उसके बाद जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उसमें से एक मजदूर है, उससे लगातार जो राहत बचाव कार्य की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है या फायर ब्रिगेड टीम है, वो लगातार उससे बात कर रही है। अंदर से जवाब भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दोबारा से जारी किया गया है और लगातार जल्द से जल्द जो मजदूर अंदर फंसे हुए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और कितनी टीमें लगी हैं यहाँ पर और क्या माना जा रहा है कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो आपको बता दूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी बड़े एरिया में किया जा रहा है और अंदर काफी भारी मात्रा में जो गाजर है वो भरी हुई है और साथ ही जो उसकी रैक है वो काफी बड़ी बड़ी रैकें हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी देर तक चलने की आशंका है, क्योंकि देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस के प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि दिन जैसे जैसे दिन निकला है उसके बाद से जो स्थिति है वो साफ होती गई है। तो कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रिया अनुभव, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सिपाही पर दुकानदार से मारपीट का आरोप लगा है। हरसांव पुलिस लाइन के पास सिपाही ने दुकानदार को पीटा। सिपाही और दुकानदार के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिपाही नशे में था, उसके हाथ में बियर की केन थी और नशे की हालत में सिपाही ने दुकानदार को गाली दी। हालांकि दुकानदार ने भी सिपाही को थप्पड़ मारा और वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। सिपाही गौरव को सस्पेंड कर दिया गया। ओए कहाँ गया? वीडियो बनाना सही से बना। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं गाजियाबाद की। मानो देखिए जो हाथ में शराब की केन लेकर सिपाही गाली गलौज कर रहा था। हरसाव पुलिस लाइन के पास सिपाही दुकानदार को पीटा। हालांकि दुकानदार ने भी फिर सिपाही को पीटना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और सिपाही गौरव को सस्पेंड कर दिया है। तस्वीर देखिए। तो सिपाही की दबंगई, नशे की लत में हालांकि दुकानदार ने भी पीटा। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी संज्ञान ले चुके हैं। प्रयागराज में सपा के पूर्व नेता रईस चंद्र शुक्ला की भाजपा में ज्वाइनिंग पर नंद गोपाल नंदी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। रईस चंद्र शुक्ला की ज्वाइनिंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कराई है और नंदी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ सपा से चुनाव लड़ने वाले को पार्टी ज्वाइन कराना गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। तो भाजपा के भीतर जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन ये गुटबाजी कोई ऐसे नहीं है कि स्थानीय नेता है, जिले के नेता हैं। दो बड़े चेहरों के बीच ये जंग छिड़ी है। तो केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज क्यों नंद गोपाल नंदी ने कसा है, ये भी आपको हम बता देते हैं।
और नंदगोपाल नंदी को भाजपा में शामिल रईस चंद्र शुक्ला पर ऐतराज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में नंदी के खिलाफ सपा से रईस चंद्र शुक्ला चुनाव लड़े थे, हारे थे। प्रयागराज के शहर दक्षिणी सीट से नंदी के खिलाफ रईस चंद्र शुक्ला चुनाव लड़े थे, जो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने से नंदी नाराज हैं। बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर नंदी ने नाराजगी जताई और रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में शामिल कराने को साजिश उन्होंने बताया है। नंदी में चिट्ठी में लिखा कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। स्थानीय विधायक की उपेक्षा कर विपक्षी नेता को पार्टी में शामिल कराया गया और इस तरह स्थानीय विधायक की उपेक्षा और अवहेलना गहरी साजिश है। तो नंदगोपाल नंदी इस चीज को गहरी साजिश बता रहे हैं। और इधर भाजपा ज्वाइन करने वाले सपा के पूर्व नेता एबीपी गंगा से बातचीत में कह रहे हैं कि मेरे पिताजी पहले भाजपा में थे, कुछ लोगों को मेरे भाजपा ज्वाइन करने से जलन हो रही है। हो सकता है कि नंदी 2022 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से नाराज हो। रईस चंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मेरे भाजपा में आने से जलन महसूस हो रही है। तो रईस चंद्र शुक्ला ने क्या कहा है हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन आपको बता दें कि वार पलटवार का दौर जारी है और पूर्व नेता ने कहा कि भाजपा ज्वाइन करने से कुछ लोगों को जलन हो रही है। कि आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, भाजपा में ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद अब नंदगोपाल गुप्ता नंदी बताए जा रहे हैं कि नाराज हैं, उन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है और सवाल खड़े किए हैं आपकी ज्वाइनिंग को लेकर। आपका क्या कहना है? जी, हमारा एक कहना है कि वो आज आए हैं पार्टी में। जी, मेरे पिताजी एक जमाने से उस पार्टी में थे। जब माननीय आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जब हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो पिताजी मेरे वहाँ के संयोजक रहते थे। जब वो मंत्री थे तो हमारे यहाँ ही खाना खाते थे मेजा में। उसके गवाह नरेंद्र देव पांडे जी हैं, शिवदत्त पटेल जी जिलाध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं और माननीय अनिल जी जो आज संगठन मंत्री हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे हमारे पिताजी के विषय में, हमारे परिवार के विषय में। तो क्या लग रहा है आपको, नाराजगी की क्या वजह है? क्या इनसिक्योर यहाँ पर हैं या उनको ये बताया नहीं गया? नाराजगी की वजह केवल मतलब खुद की जलन हो सकती है और तो हमारा उनका कोई विरोध भी नहीं है, ना हमारा कोई चुनाव लड़ना, ये लोकतंत्र है, आदमी चुनाव लड़ता है, जीतता है, हारता है। तो बात चुनाव लड़ने या न लड़ने की नहीं है, बात बहुत ज्यादा बड़ी है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने हुए हैं। मोइन, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, जो प्रयागराज में बखेड़ा खड़ा हुआ है और यहां तक कह दिया गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कुछ लोग पार्टी को चलाना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई ये न छुटभइये नेता हैं और न ही कोई जिला स्तर का नेता। दो बड़े चेहरे हैं जो प्रदेश ही नहीं देश में अपना वजूद रखते हैं। किसका नुकसान हो जाएगा इससे? देखिए, इसमें नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। कहा जा सकता है कि चाहे वो नंदगोपाल गुप्ता नंदी हो, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, प्रयागराज में बीजेपी के अंदर गुटबाजी सतह पर थी। लेकिन अब कहा जा सकता है कि पहले अंदर खाने चर्चा होती थी, बंद कमरे के अंदर, दफ्तर के अंदर ये चीजें दिखाई देती थी, लेकिन अब वो खुलकर सड़क पर दिखाई देने लगी है। लेकिन ये वक्त जो है वो ठीक नहीं था। नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं प्रयागराज में। बीजेपी के लिए चाहे वो नंदगोपाल गुप्ता नंदी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में प्रयागराज की सीट को बचाना दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी, दोनों की नाक का सवाल बना हुआ है। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त जिस तरीके से बयानबाजी खुलकर हो रही है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई है और इसका नुकसान, इसका खामियाजा पार्टी को, पार्टी उम्मीदवार को भुगतना पड़ सकता है। अगर नंदगोपाल गुप्ता नंदी की बात करें तो उनके मन में जी जो बातें उन्होंने कही हैं, वो जो उनका दर्द है वो बहुत दिनों से सीने में दफन था, लेकिन अब खुल करके सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम थे उससे नंदगोपाल गुप्ता नंदी खासे आहत थे। उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता लगातार 2 बार से मेयर थी। पहले उनकी जो प्रयागराज की सीट थी वो ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई और उसके बाद जब कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया, सीट सामान्य हो गई, तो उनकी पत्नी का
टिकट काट दिया गया। उनके जो समर्थक थे उनका खुलकर कहना था, साफ तौर पर कहना था कि अभिलाषा गुप्ता नंदी लगातार 2 बार से मेयर है, पॉपुलर है, महिला है और फायदा पार्टी को निश्चित तौर पर मिलता, इस तरीके का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब टिकट काट दिया गया तो उसी से पार्टी की जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर नजर आने लगी। और अब ये खुल करके जिस तरीके से बयानबाजी की गई है, जिस तरीके से बिना नाम लिए कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो पार्टी हाईकमान है वो इस पर गंभीरता से मंथन करेगा और बहुत मुमकिन है कि या तो दोनों के बीच का जो विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश करेगा और नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर गाज गिरने की आशंका से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी क्या होगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनुभवी बने। अनुभव, ये जो तस्वीर बनी है प्रयागराज में कि 2 कद्दावर नेता आपस में भिड़ गए, इसका निश्चित तौर से नुकसान, जैसा कि मोइन कह रहे हैं, कि पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रयागराज की इस टकराव की आहट लखनऊ में सुनाई दे रही है? वहां कोई हलचल है? देखिए, जब भी किसी पार्टी में ऐसी कोई कला वो भी खुलकर सामने आ जाए, सार्वजनिक मंच पर सामने आ जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पार्टी का ही होता है। और खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ऐसी पार्टी जहां अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, सुलगती रहती हैं, लेकिन कभी वो सार्वजनिक मंच पर सबके सामने नहीं आती। पर इस प्रकरण में आप देखिए क्या हुआ। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं प्रयागराज के, उन्होंने कल ज्वाइनिंग कराई रईस चंद्र शुक्ला की। मेयर का जो कैंडिडेट है बीजेपी का, इस बार वो जो उनके महानगर अध्यक्ष, उनको बना दिया। इसलिए बीजेपी की जो हम कह रणनीति होती है वो यही होती है कि किसी भी चुनाव में उनके लिए जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसमें अगर उन्हें किसी को पार्टी में शामिल कराना हो तो उससे पार्टी गुरेज नहीं करती है। ज्वाइनिंग में कहीं ये नहीं होता कि अरे इनकी ज्वाइनिंग कैसे हो जाएगी। और बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए एक पूरी कमेटी होती है, जिले से रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद क्षेत्र पे रिपोर्ट आती है, फिर उस क्षेत्र की रिपोर्ट जो है वो प्रदेश में आती है और उसके बाद जब सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, ओके हो जाता है, तब जाकर ज्वाइनिंग होती है। तो इस मामले में भी यही हुआ। लेकिन नंद गोपाल गुप्ता नंदी खुद स्थानीय विधायक हैं, उनका कहना है कि भाई मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ा उसे ही पार्टी ने शामिल करा लिया, मुझे नहीं बताया गया। अब स्थानीय विधायक की देखिए जो कमेटी होती है उसमें कोई भूमिका नहीं है, वहाँ पर जिले की भूमिका है, क्षेत्र की भूमिका। और बीजेपी ऐसा संगठन है, आप भले ही विधायक हो, मंत्री हो, लेकिन जब बात चुनाव की होती है, कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात होती है, ज्वाइनिंग की बात होती है, तो वहाँ पर संगठन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति, मंत्री या विधायक महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, उसकी राय जरूर ली जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका संगठन की ही होती है। अब सबको पता है कि किस तरीके से वहां पर बिल्कुल। लेकिन अनुभव, एक सवाल और भी है। यहाँ तक तो मान सकते हैं कि ठीक है, पार्टी की एक प्रक्रिया है, लेकिन जो बात नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी को चलाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये तो विपक्ष के आरोप होते हैं और अपना मंत्री अगर ये कहे तो ये कितनी बड़ी फजीहत है। देखिए, नंद गोपाल गुप्ता 2017 से पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और उसी पार्टी को बार बार कहते हैं कि वो तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, उसी के लिए वो खुद बयान देते हैं। कितनी बार हमसे बातचीत में कहा है, जहाँ पर भी जाते हैं यही कहते हैं। अब वो यही बात बीजेपी के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी आला कमान इस तरह के बयान को उसने बहुत गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष हालांकि दिल्ली में है, क्योंकि आज जो दूसरे चरण के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम घोषित होने हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले का उन्होंने भी संज्ञान लिया है। हम अगर अपने दर्शकों को बताएं तो इस पूरे मामले का संज्ञान उन्होंने लिया है। बिल्कुल, पार्टी संज्ञान लिया है। एक छोटा रिएक्शन मोइन आपका चाहते हैं, ये जो पूरी बयानबाजी हुई है इसमें केशव ग्रुप, नंदी ग्रुप आपस में भिड़कर नुकसान तो नहीं कर देंगे निकाय में? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण से पार्टी की फजीहत हुई है। पार्टी फोरम पर जवाब देते नहीं बनेगा और निश्चित तौर पर कल शाम का ये मामला है और आज इस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, कांग्रेस हो, वो इस पर चुटकी लेना शुरू करेंगे। जो चुनावी सभाएं होंगी उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो खुद ही फूट है, इसलिए हमें वोट करिए। हालांकि इसका फायदा नुकसान कितना होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फजीहत हुई है और चुनाव में जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करना अब जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया मोइन आपका, अनुभव आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है। अनुभव हमारे साथ बने रहेंगे, उनके पास जाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें उन पर उनसे अपडेट लेंगे।
निकाय चुनाव के लिए भाजपा आज जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। दोपहर 12 बजे के बाद भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। 7 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भाजपा करेगी। अन्य सीटों के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान भाजपा करने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि माना जा रहा था कि कल ही ये सूची आ सकती थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि दोपहर 12 बजे के बाद भाजपा के प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। 7 नगर निगम के जो मेयर प्रत्याशी उनके नाम का ऐलान होगा। देखने वाली बात होगी कि ये नगर निगम के जो मेयर प्रत्याशी होंगे कौन होंगे, क्योंकि दावेदारों की लिस्ट लंबी है। कई इसमें बड़े चेहरे हैं, कई जमीनी चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं। अन्य सीटों के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान भाजपा करने जा रही है। तो ये निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है कि आज दोपहर 12 बजे के बाद भाजपा के प्रत्याशियों की सूची आएगी। 7 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। अनुभव हमारे साथ जुड़े। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है इस सूची को लेकर? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व से कल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह दोनों ने मुलाकात की जेपी नड्डा के आवास पर। यह मुलाकात शाम को हुई और तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। जो नाम यहां से पैनल गया था उन्हीं नामों को लगभग हरी झंडी मिली है। और उसके बाद हालांकि कल रात को ही कहा जा रहा था कि 10:30-11 बजे के बाद ये लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद कुछ जो नगर पालिका की सीटें वहाँ पर कुछ नामों को लेकर ज़रूर चेंजेस हैं और इसीलिए फिर आज ये कहा गया कि आज दोपहर बाद अभी भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महामंत्री संगठन दिल्ली में ही मौजूद हैं और वहाँ उस लिस्ट को, फाइनल लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है दोपहर 12 बजे के बाद ये लिस्ट जो है वो आज जारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वक्त भी नहीं है अवधेश। केवल कल नामांकन का आखिरी दिन है, एक दिन बचेगा आज के बाद। आज अगर लिस्ट आएगी फिर उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने होते हैं नामांकन करने के लिए, तो केवल एक दिन बचेगा, इसीलिए आज ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए 7 ये नगर निगम की जो सीटें दूसरे चरण में जहाँ चुनाव होना, उसमें से 5 जगहों पर बीजेपी अपने मेयर के कैंडिडेट बदल देगी। केवल एक जगह पर बीजेपी हो सकता है कि अपने मेयर कैंडिडेट को रिपीट करे, यानी वर्तमान मेयर को टिकट दे। कानपुर की जहां तक बात है, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, जो सूत्रों से हमारे पास जानकारी है, नीतू सिंह का नाम लगभग फाइनल है, यानी उन्हें ही बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसी तरीके से जो अयोध्या की सीट है वहां पर कोई ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दाव लगाएगी, ये भी कन्फर्म है। और साथ ही साथ गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहाँ वैश्य बिरादरी से आने वाले किसी को टिकट बीजेपी दे सकती है। इसी तरह शाहजहांपुर जो पहली बार नगर निगम बना है वहां पर भी, चूंकि वो सीट ही ओबीसी महिला के लिए, तो वहां पर कहा जा रहा है कि एक सभासद है उनके परिवार में ये टिकट जा सकता है। तो इस तरीके की बीजेपी की तैयारी है और कोशिश यही है कि आज दूसरे चरण की जो हम कहें कि 7 नाम बचे हुए हैं मेयर के लिए, उनको घोषित किया जाए, क्योंकि कल से ही आप देखिए बीजेपी का जो महाप्रचार अभियान है वो शुरू हो जाएगा। जो नगर विकास यात्रा है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में कल बहुत जगहों पर नामांकन होगा दूसरे चरण के लिए और पहले चरण में 10 नगर निगम जो हैं वहां पर जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे और उस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, वहां प्रचार में शामिल होंगे। बिल्कुल। तो देखिए आज ये जो सूची आ सकती है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो आज नाम का ऐलान हो सकता है 12 बजे के बाद, कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भाजपा कर सकती है। तो 7 नगर निगम के जो मेयर हैं उनके प्रत्याशियों का नाम का ऐलान आज भाजपा कर सकती है। जैसा कि अनुभव बता रहे थे कि कल से ही नगर विकास यात्रा शुरू हो जाएगी, जो प्रचार अभियान है वो तेज हो जाएगा। तो 7 नाम में से 5 सिटिंग मेयर बदले जा सकते हैं, ये खबर आ रही है। केवल एक मेयर उम्मीदवार को रिपीट कर सकती है भाजपा। कानपुर में नीतू सिंह की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। अयोध्या में किसी ब्राह्मण चेहरे पर भाजपा दांव लगा सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि वर्तमान मेयर भी ब्राह्मण चेहरा ही है, ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या में। मेरठ में ओबीसी कैंडिडेट भाजपा दे सकती है। बरेली के वर्तमान मेयर को रिपीट कर सकती है भाजपा। अयोध्या से बड़ी खबर है, आज रामलला का जलाभिषेक होगा। 156 देशों के जल से रामलला का अभिषेक होगा। जो कलश हैं वो तैयार हैं और 156 देशों से जो जल पहुंचा है अयोध्या, अब उससे रामलला का जलाभिषेक होगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार। सैकड़ों भक्त भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आज भव्य जलाभिषेक होना है। देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 156 देशों से जल लाया गया है और रामलला का जलाभिषेक होगा। 156 देशों के जल से रामलला का अभिषेक होगा। 156 देशों का जल अयोध्या पहुंच चुका है। तो एक तरफ रामलला की
मंदिर की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए 156 देशों से जो जल लाए गए हैं वो कलश आपको नजर आ रहे हैं और इन्हीं से रामलला का अभिषेक होगा। प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का जलाभिषेक दुनिया के जल से करवाऊंगा। 20 अगस्त 2020 को अपने इस प्रण को लेकर मैं अपने इस महाअभियान में जुट पड़ा और 31 महीने बीत जाने के बाद मुझे इसमें सफलता मिली। 41 देशों के प्रवासी भारतीय इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और अनेक गणमान्य अतिथियों को हमने उनकी सुविधा अनुसार इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। रामलला के दर्शन और दर्शन के उपरांत विश्व के 155 देशों की नदियों और समुद्रों का जल प्रभु श्री राम के मंदिर में जलाभिषेक के नाते अर्पित किया जाए। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 156 देशों के पवित्र जल से श्री रामलला का जलाभिषेक हो रहा है। 156 देशों के नदियों से पवित्र जल अयोध्या लाया गया। आज अयोध्या में श्री रामलला का भव्य जलाभिषेक होगा। सभी कलश आ गए हैं और जलाभिषेक के लिए पाकिस्तान की रावी नदी का जल लाया गया है। पाकिस्तान का जल पहले दुबई लाया गया, फिर दिल्ली, वहां से अयोध्या। पाकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान समेत 156 देशों से जल मंगवाया गया है। जल मंगवाने का काम दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक विजय जौली को दिया गया था। पूर्व भाजपा विधायक विजय जौली साल 2020 से जल एकत्रित कर रहे थे और सभी 156 देशों के पवित्र जल को कलश में रखा गया। उसी से आज रामलला का जलाभिषेक होगा। जल संग्रह में सर्वधर्म का सहयोग है। जल संग्रह में हिंदू मुस्लिम का योगदान है, सिख धर्म के लोगों का भी अहम योगदान है। सऊदी अरब से हिंदुओं ने जल भेजा, कजाकिस्तान से ताज मोहम्मद ने जल भेजा है, ईरान की एक मुस्लिम महिला ने जल भेजा, केन्या से सरदारों की मदद से जल संग्रह हुआ है। सिंधियों ने पाकिस्तान की रावी नदी का जल भेजा। सिंधी समाज के संत युधिष्ठिर लाल की मदद से पाकिस्तान से जल आया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधी भाइयों से जल के लिए संपर्क किया गया था और सिंधी भाइयों ने पाकिस्तान की रावी नदी का जल दुबई भेजा। वहां से दिल्ली और फिर अयोध्या ये जल लाया गया और इसी से आज रामलला का जलाभिषेक होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।